वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 12 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, कुछ दिनों से मैं सेशंस नहीं ले पा रहा था बिकॉज ओनली आईएएस में मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं। कहने को तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपने पैनलिस्ट को बुला लिया और स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट दे दिया, मॉक इंटरव्यू हो गया। बट उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं and because of that busy schedule it was not getting possible for me to take these sessions। देखिए, हमने जो इंटरव्यूज़ हैं उनको वीक में 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे में शेड्यूल किया है। इस बार तो इस हफ्ते में जो हमने पहले हफ्ते में इंटरव्यूज़ लिए उसमें 6-6 बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, मॉक इंटरव्यूज़। और नेक्स्ट वीक में हमने 7-7 स्टूडेंट्स का प्लान किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यूज़ अभी देने हैं। ये मॉक इंटरव्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं। खैर, अब हम अपना ये सेशन कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट आर्टिकल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के बारे में है। अभी हाल ही में यूएस की नेवी ने पब्लिकली ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के नाम पर इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंट्री की, लक्षद्वीप वाले इलाके में, वो भी बिना इंडिया की प्रायर कंसेंट के। देखिए, वो अक्सर ऐसा करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के नाम पर। जो भी कोस्टल नेशंस हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो वॉरशिप्स के साथ एंट्री करते हैं। अब इसके पहले कि हम कुछ भी समझें, हमें समझना होगा कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। कोई भी ऐसी कंट्री जिसके पास एक कोस्टल रीजन है, जिसकी बाउंड्री टच करती है समंदर को, तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है उसे टेरिटोरियल सी का दर्जा दिया जाता है। इसे ऐड करके अगेन अगर आप 24 नॉटिकल माइल की बात करें तो वो कंटिन्यूअस जोन होता है। और टोटल 200 नॉटिकल माइल का जो पूरा एरिया होता है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 12 नॉटिकल माइल का टेरिटोरियल सी वाला एरिया होता है, ये 200 नॉटिकल माइल के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ही पार्ट होता है। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पूरा एरिया होता है, यहाँ पर किसी भी कंट्री के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं एक्सप्लोरेशंस को लेकर, मरीन रिसोर्सेज के संदर्भ में, वाटर और विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। अगर आपको लग रहा हो कि एक नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है, तो एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1852 मीटर, 2 किलोमीटर के आसपास। अब ये तो हमने समझ लिया कि नॉटिकल माइल का मतलब क्या है, लेकिन ये नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट आया कैसे? क्या किसी के सपने में आया था कि ये एरिया हम अपने अंडर में ले लेंगे? देखिए, इंडिया का जो नॉटिकल माइल है इसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है ये लक्षद्वीप की वजह से है, जो इसे मैप में दिखाया नहीं गया है वो यहाँ पर है। देखिए, ये पूरा एरिया है, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार सी की वजह से है। ये पूरी दुनिया में जो नॉटिकल माइल का पूरा रीजन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? देखिए, सभी देशों ने एक साथ मिलकर 1982 में बैठक की। वहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया और कहा गया कि कोई देश आपस में इस बात को लेकर भिड़ ना जाए कि आप हमारे नज़दीक में आ गए हैं, इसलिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं। इसी उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 एग्जिस्टेंस में आया। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कि वर्ल्ड के ओशन और सी में एक ऐसा एरिया स्टैब्लिश करता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस खत्म हों और कंट्रीज फ्रीली जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सेग्रीगेटेड वे में एक्सेस कर सकें। इंडिया ने इस लॉ को 1995 में रेटिफाई कर दिया। समझने वाली बात यह है कि यूएसए ने आज तक इस लॉ को रेटिफाई नहीं किया है। अब यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया है तो इसका मतलब समझिए, इस चीज को असर्ट करने के लिए वो बार बार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर एंटर करते हैं कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ये साबित करने के लिए कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, ये हम नहीं मानते। देखिए, 90 के दशक में, 1990 के दशक में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लगभग इमरजेंस में आ गया था जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। फॉल ऑफ यूएसएसआर के बाद यूएस डोमिनेंट पावर था, वो नहीं चाहता था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कॉन्सेप्ट के नाम पर उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इसीलिए उसने इस कॉन्सेप्ट को मानने से इनकार कर दिया। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसए अपने वॉरशिप के साथ इंडिया की टेरिटरी में क्यों आया, एग्जैक्टली मजे लेने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ करते हैं या उन्होंने इंडिया के साथ ऐसा पहली बार किया है, वो अपने बाकी एलाइज के साथ भी ऐसा करते हैं, अन्य देशों के साथ भी ऐसा करते हैं। ये भी सच है कि यूएसए सिर्फ ऐसे मज़े नहीं लेता, बल्कि वो पूरे साल में उसकी एक लिस्ट भी तैयार करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से देशों के ईईजेड को वायलेट किया। फर्दर अब यूएसए को रिकंसिडर करना होगा, क्योंकि इस प्रकार से वो अपने अलाइज को खुद से दूर करेंगे, उनकी सॉवरेंटी को हर्ट करके। आप किसी लॉ को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ्रिक्वेंट वायलेशन करें उन देशों के साथ भी जो उसे मानते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओपीएम प्रोडक्शन के बारे में है। अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पॉपी स्टॉक के ओपीएम प्रोडक्शन में
प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे। जिस पौधे से अफीम निकलता है उसे पॉपी प्लांट कहा जाता है। जिन बीजों से इसे उगाया जाता है उसे पॉपी सीड कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे अफीम कहते हैं। भारत के 3 राज्यों में इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है। वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लार्जली मध्य प्रदेश, जहाँ पर इसे लोकली खसखस भी कहा जाता है। उम्मीद ये है कि प्राइवेट सेक्टर के एंट्री के बाद ओपीएम की जो यील्ड है वो बढ़ेगी। हाँ, ये पता है हमें कि ओपीएम का जो प्रोडक्शन है वो इलीगल है, आप इसे नहीं उगा सकते। लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल लार्ज स्केल पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर भी होता है, तो गवर्नमेंट इसके लिए लाइसेंस दिया करती है। ओपीएम एक प्रकार का ड्राइड लैटेक्स होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे सुखा दिया जाता है, जो कि ओपीएम पॉपी, पेपेवर, सोमनीफेरम से निकलता है। आसान भाषा में कहूँ तो अफीम के पौधे से। इंडिया उन 12 देशों में से एक है जो ओपीएम का लीगल कल्टीवेशन करता है। इसकी अनुमति हमें यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 के तहत मिली है, ऑल्दो हमने इसे साइन किया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसका लार्जर प्रोडक्शन किया जाता है और इसके लिए लाइसेंस दिया जाता है एनुअल बेसिस पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के द्वारा। इसके बाद इसके पौधे से जो अफीम है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फैसिलिटीज़ होती हैं। अभी तक होता ये था कि जो फार्मर्स हैं उनको ये लाइसेंस अलॉट किया जाता था। एक स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन लेवल होता है कि आपको इतना अफीम तो देना ही होगा गवर्नमेंट को। ऐसा इसलिए है, वो प्रोडक्शन लेवल काफ़ी हाई रखते हैं, जैसे तैसे फार्मर्स उस लेवल को ही अचीव कर पाते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके। अगर किसी फार्मर ने वो प्रोडक्शन नहीं दिया तो उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप पूरी फसल को नष्ट कर दीजिए अथॉरिटीज़ के सामने। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीका है ओपीएम के प्रोडक्शन का। प्राइवेट सेक्टर अगर एंटर करेगा तो फिर वो लीज पर ले सकते हैं फार्मर्स से जो ज़मीन है उसे, और वो वहाँ पर जो ओपीएम का प्रोडक्शन है उसे स्टार्ट कर सकते हैं, अफीम का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ओपेक के बारे में बात करते हैं। हाल ही में कोविड-19 इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से पैरेलली जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है ओपेक प्लस कंट्रीज़ में भी, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से अगेन गिरने लगे हैं। अब ओपेक का नाम आपने डेफिनेटली सुना है, ओपेक प्लस के बारे में भी समझ लेंगे। ओपेक फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 देशों का। 1960 में बनाया गया था। शुरू में 5 मेंबर्स एक साथ आए थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। बाद में कई सारे और देशों ने इसे ज्वाइन किया। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है, हालांकि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। वर्तमान में जो ओपेक के मेंबर्स हैं 2000 अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड वेनेजुएला। ओपेक प्लस की बात करते हैं। इसे 2016 के अंतिम समय में बनाया गया। ये हुआ कि ओपेक के अलावा भी कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी साथ में लिया जाए ताकि पेट्रोलियम के प्राइसेस को स्टेबलाइज रखा जाए। ओपेक प्लस में कुछ और कंट्रीज ऐड हो जाती हैं 2000, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। तो ये सारी बातें ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल दरबार मूव के बारे में है। हाल ही में जो एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी जम्मू और कश्मीर में वहाँ की राजधानी को बदलने की, उसे तोड़ दिया गया। देखिए, होता क्या था कि मई से अक्टूबर तक श्रीनगर में कैपिटल होती थी, क्योंकि जम्मू में काफ़ी गर्मी होती थी, और जब यहाँ पर सर्दियाँ आ जाती थी नवंबर से अप्रैल के दौरान, तो कैपिटल को शिफ्ट किया जाता था जम्मू में। इस दौरान सारे रिकॉर्ड्स को फिजिकली ट्रांसफ़र किया जाता था। बहुत बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। इस प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ये कहा गया है कि अब जो फिजिकल मूवमेंट है डॉक्यूमेंट्स का वो नहीं होगा, रदर डॉक्यूमेंट्स को अब ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। जो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं केवल उन्हीं का फिजिकल मूवमेंट किया जाएगा। ये बाई इनवर्स शिफ्टिंग है सिविल सेक्रेटेरिएट और बाकी के ऑफिस की जम्मू से श्रीनगर में, समर और विंटर में। इसे ही दरबार मूव कहा जाता है, या आप इसे कैपिटल का मूवमेंट कह लीजिए। समर में कश्मीर और विंटर में जम्मू वहाँ की कैपिटल होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो मई से अक्टूबर फॉर श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल फॉर जम्मू। वैसे ये प्रथा बहुत पुरानी है। 149 साल पहले जम्मू के एक डोगरा रूलर हुआ करते थे जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को कश्मीर तक फैला लिया। महाराजा रणबीर सिंह, जो कि महाराजा गुलाब सिंह के तीसरे बेटे थे, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के फाउंडर रहे हैं। 1872 के आसपास जब मई के महीने में उन्हें जम्मू में काफ़ी गर्मी लगने लगी, तो उन्होंने कहा कि आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डर्मी कूल था नहीं।
तो उन्होंने कहा कि डर्मीकूल तो नहीं है, लेकिन हमारी जो टेरिटरी है वो श्रीनगर तक है, तो हम वहाँ कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, इससे हमें डर्मीकूल वाली फील आ जाएगी। उसके बाद से ये परंपरा चली आती रही है, उसी पर सरकार ने ये डिसीजन लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल म्योन G2 वर्सेस स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में है। हाल ही में एक नया एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आया, इंटरनेशनल लेवल का। इस एक्सपेरिमेंट में वो हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है आज तक जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें कई सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को म्योन G2, यहाँ पे G हाइफन नहीं है, G-2 है, नाम दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी, जिसे आप आसान भाषा में फर्मी लैब कह सकते हैं, वहां पर। ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के तहत काम करता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है म्योन, जिसे आप म्यू से इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में यहां पर स्टडी की गई। ये कहा गया कि जो स्टैंडर्ड मॉडल अभी तक प्रचलित है, इसके बारे में बात करेंगे, जो फिजिक्स के रूल्स पर बेस्ड है, ये म्योन का जो मूवमेंट है वो उसको फॉलो नहीं करता। म्योन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन का भाई है। इलेक्ट्रॉन के भाई होने का मतलब ये है कि इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी फंडामेंटल एलिमेंट है, आप इसे फर्दर तोड़ नहीं सकते। हालांकि मुझे लगता है कि ये सौतेला भाई है, क्योंकि ये म्योन से, इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा अनस्टेबल होता है और बहुत कम समय के लिए सर्वाइव करके ख़त्म हो जाता है। काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करते वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने में ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। रिजल्ट में ये पाया गया कि जो कुछ हमें पता है इस ये म्योन की जो जी वैल्यू है उसके बारे में, वो उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसकी जो डिस्क्रिपेंसी है वो हमें 20 साल पहले ही समझ में आ गई थी, जब 2001 में फाइनल रिजल्ट्स आए। वैसे एक्सपेरिमेंट तो 1998 में किया गया था, ब्रुक हेवन एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें जो रिजल्ट्स इसके पहले मैथमेटिकली या फिजिक्स के फॉर्मूलाज से निकाले गए थे वो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं कर रहे थे। उस समय इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं थे, तो एक्सपेरिमेंट बंद हो गया। इसे फिर से स्टार्ट किया गया और अब ये समझ में आया है कि डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके कंपैरिजन में। अब स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? ये एक रिग्रेस थियरी होती है जिसमें हम यूनिवर्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रभाव में कैसे बिहेव करते हैं उसे स्टडी करने का प्रयास किया जाता है थ्रू दिस स्टैंडर्ड मॉडल। अब इसमें जी फैक्टर मेजर किया जाता है। जी फैक्टर का मतलब क्या है? किसी भी एलिमेंट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसे इवेलुएट करते हैं। यहां पर हम म्योन की बात कर रहे हैं, तो म्योन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इवेलुएट करने के लिए जी फैक्टर मेजर किया जाएगा। पहले ये लगता था कि ये जो वैल्यू होगी जी फैक्टर की वो 2 के आसपास आएगी, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि रिजल्ट्स डेविएट करेंगे। इसीलिए नए प्रोजेक्ट को नाम दिया गया G-2 और प्रोजेक्ट में जो नियमहीनता यानी कि एनोमली पाई गई है वो ये है। हालांकि ये वैल्यूज हमारे बहुत काम की नहीं है। तो बिल्कुल ब्रीफ में रीक्लैरिफाई करूं तो म्योन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इवेलुएट करने के लिए जी फैक्टर निकाला गया था जो 2 के आसपास था। रिसर्च में पता चला कि ये 2 से अलग है, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। यही ओवरऑल बात है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो लॉस्ट गोल्डन सिटी इन इजिप्ट में है। देखिए, दुनिया में 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन रही हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस सरस्वती वैली में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस यूफ्रेट्स नदी के आसपास, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के आसपास और हुआंगहो वैली सिविलाइजेशन हुआंगहो या येलो रिवर के आसपास। अगर इन सिविलाइजेशंस में कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट होता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट ने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने एक बहुत ही पुरानी सिटी खोज ली है और इसकी लगभग 100 साल पहले उन्होंने तुतानखामुन का टॉम खोजा था। उसके बाद ये सबसे बड़ी डिस्कवरी बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 18th डायनेस्टी किंग एमेनहोटेप थर्ड के समय की ये सिटी है, जो 1391 से 1353 बीसी के बीच में रूल करते थे इजिप्ट को। नाइल रिवर का जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर ये सिविलाइजेशन मिली है। मड ब्रिक्स, हाउसेस, आर्टिफैक्ट्स और टूल्स डिस्कवर किए गए हैं उस समय के जो राजा थे उनके समय के। ये इजिप्ट की लोकेशन है, ये उसकी कैपिटल है कायरो, और यहाँ पर लग्जर के आसपास ये जो खोज है उसे किया गया है। स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स बताइए। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे साइन और रेटिफाई भी किया है। लॉस्ट गोल्डन सिटी इसराइल में खोजी गई है, मिडिल ईस्ट की एक सिटी है। ओपिक 1990 में फाउंड किया गया। ऑस्ट्रिया, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक मेंबर है। स्टैंडर्ड मॉडल रिग्रेस थियरी है जो कि यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज के सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।